हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सुपर एमएस 91 पे। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार में अब तक पूछे जाने वाले सारी प्रश्नों का हम संकलन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों, आप इस वीडियो को केवल अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए। हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि अधिकतम से अधिकतम प्रश्न आपके इस वीडियो से ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए, आज का हमारा ये पहला प्रश्न लिखा है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। अब बात ये आती है कि चंपारण, आपको हमने ये बताया भी है, चंपारण में इंडिगो की ओर। अब वहाँ पे जो भारतीय चंपारण जो बिहार है, बिहार में आप जानते ही चंपारण है, यहाँ पे गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति कौन था। आप सभी, इससे पहले हमने आपको वीडियो में बताया है, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, इनके साथ क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गए थे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इस सत्याग्रह के नाम से चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता है, गांधी जी का ये प्रथम आंदोलन था जो क्षेत्रीय आंदोलन था। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। गांधी जी किसानों की समस्या दूर करने 10 अप्रैल, ये याद रखिएगा कि चंपारण गांधी जी कब गए थे, 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुँचे थे। चंपारण में गांधी जी के साथ देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, ब्रज किशोर गए थे, ठीक है। देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं, स्लाइड करते हैं। देखिए ब्रज किशोर गए थे, महादेव देसाई गए थे, नरहरि पारिक गए थे, जेबी कृपलानी गए थे। आपसे कभी कभी प्रश्न में ऐसा पूछता है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन नहीं था, तो उसमें जो नहीं था मतलब ये लोग सब जितने लोग हैं ये सभी लोग थे। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे और जेबी कृपलानी, जितने लोग गए थे साथ में। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने 1917 जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर सरकार ने तिनकटिया पद्धति, कौन सी पद्धति, तिनकटिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों से अवैध वसूली किए गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। मतलब जो भी किसानों से धन वसूली की गई थी उसका 25% पैसा वापस कर दिया गया था और इस तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तिनकटिया पद्धति आपको हमने अपने पिछली वीडियो में बताया है, एक बार आप वो वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। जो स्वामी सहजानंद थे ये किससे संबंधित, किस आंदोलन से संबंधित थे, तो बिहार में जनजाति आंदोलन से संबंधित थे, कि बिहार में मजदूर आंदोलन से संबंधित थे, कि बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, कि बिहार में जातीय आंदोलन से संबंधित थे, या इनमें से कोई नहीं। 5 विकल्प दिया है, आप अगर सोच सकते हैं तो बताइए, अन्यथा मैं आपको बताता हूँ कि सहजानंद जो थे, स्वामी सहजानंद, ये किसान आंदोलन से संबंधित थे। किससे, किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन से ये संबंधित थे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम सहजानंद के बारे में थोड़ा सा उनका विवरण पढ़ लेते हैं। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार में किसकी स्थापना की थी, प्रांतीय विधान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। वे अखिल भारतीय किसान सभा के 1936 में अध्यक्ष भी बने थे। अखिल भारत लेवल पे जो किसान सभा बनी थी, भारतीय किसान सभा, उसके 1936 में वो अध्यक्ष भी थे। संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था, मतलब सबसे ज़्यादा उनका संबंध लगाव किससे था, बिहार आंदोलन से था। उनकी कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मतलब जमींदारी प्रथा को खत्म करना, कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति
इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। कि एक प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, किसान प्राण किसे कहा जाता था? पहले के समय में किसान प्राण किसे कहा जाता था? स्वामी सहजानंद जी को। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े। कौन से आंदोलन से? किसान सभा आंदोलन से, बिहार में। ठीक है, 1930 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अब देखिए बिहार में आप जानते हैं बिहार का व्यक्ति, इसे पिछले वीडियो में आपको हमने समझाया है कि बिहार से किसने आंदोलन का नेतृत्व किया है। वही प्रश्न एक बार दोबारा रिपीट है। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछने लायक प्रश्न है। ठीक है, ये आपको जरूर पूछेगा। 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है। किसमें? 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए नाना साहब थे, अब जानते हैं नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर। तात्या टोपे थे जो दिल्ली से थे। कुंवर सिंह, तो अब यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला जो इलाहाबाद से थे, तो कुंवर सिंह ही बचते हैं। तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से। ये जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, बिहार में जगदीशपुर से, भोजपुर शहर के जगदीशपुर जगह से। ठीक है, चलिए हम देखते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1977 में इनका बिहार में भोजपुर जिले में जन्म हुआ था। कौन से गांव थे? जगदीशपुर से। कुंवर सिंह राजपूतों के उज्जैन शाखा से थे। उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। 80 वर्ष की संस्था में, अब सोच लीजिए उनकी उम्र हो गई थी 80 वर्ष, तब वो 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? अब देखिए सबसे पहले फैक्ट्री बिहार में कौन सी कंपनी स्थापित की, इसके बारे में प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे लिखा है, पहले ऑप्शन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा दिया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा दिया है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए आप सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते भी हैं। सबसे पहले कंपनी जो आप जानते हैं, सबसे पहले भारत आने वाली कंपनी कौन सी है? पुर्तगाली कंपनी है। और आप जानते हैं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। पहला यूरोपीय यात्री था जो भारत में आया था, वो पुर्तगाली देश का था। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बिहार में आने वाला या पहली फैक्ट्री स्थापित करने वाला कौन था? डच था। डच 1602 में, कितने में? 1602 में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री कहाँ? 1632 में बिहार ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डच मतलब नीदरलैंड। ठीक है, आज के समय में उसे नीदरलैंड बोला जाता है। चलिए देख लीजिए इसका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया था। यह 1632 में बिहार पटना शहर में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए राजधानी जो थी, सबसे प्राचीनतम महाजनपद में मगध था, तो मगध की राजधानी क्या थी? क्या पाटलिपुत्र था? क्या वैशाली थी? चंपा था? अंग था? देखिए ये सब जो दिए गए हैं ये इनकी राजधानी नहीं थी। और हम जानते हैं मगध की राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। और देखिए 2020 में ही ये प्रश्न पूछा है। जितने प्रश्न आपसे करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं और आज से 2 साल 1 साल पहले के प्रश्न हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आगामी जो भी परीक्षाएं आएंगी इसी के आधार पर ही प्रश्न बनेंगे। और मैं तो ये जानता हूँ कि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आपके अध्यापक का जो पेपर है इसके अंतर्गत आपको इसी तरह से प्रश्न पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका देखते हैं विवरण। ध्यान से देखिएगा आप। लिखा है प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज के नाम से भी जानी जाती थी। पाटलिपुत्र आप जानते हैं उदयन ने स्थापित किया था।
पुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया। इनको उदयन भी कहते हैं, कभी कभी कहीं कहीं पढ़ेंगे तो उदयन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उदयन, ऐसा भी बोलते हैं। ज्ञातव्य है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। देखिए ध्यान रखिए, पहला राजवंश कौन था? बृहदत्त वंश था। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। ठीक है, पुराणों के अनुसार देखा जाए तो मगध पर शासन करने वाला पहला शासक बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा, ठीक है, बृहदत्त ही था, पुत्र जरासंध था। बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने अपनी पहली राजधानी राजगिरी को बनाया। किसने बनाया? जरासंध ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मगध की राजधानी राजगिरी बनाने वाला पहला शासक जरासंध था। जरासंध किसका बेटा था? बृहदत्त का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी के बारे में। राजधानी तो इन्होंने बनाया राजगिरी को। किसने बनाया? जरासंध ने। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथों अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं प्रश्न, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। ठीक है, ये जो अशोक का जो प्रस्तर मतलब जो पत्थर के जो अभिलेख थे, प्रस्तर मतलब कि पत्थर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? पत्थर। पत्थर के जो अभिलेख थे उस पर क्या प्रतीक था? प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? प्रशासन के। चलिए 2020 में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं आगे, इसका विवरण देखते हैं। देखा है अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को दो वर्गों में दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटा गया था। अशोक का जो अभिलेख था, प्रस्तर अभिलेख था, उसे दो भागों में बांटा गया था, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। तो आप जानते हैं। अगला प्रश्न है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1927 में। पटना युवक संघ, आप लोग इसको याद रखिएगा, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है प्री में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। इस संघ की स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने किया था। किसने किया था? मणिंद्र नारायण राय ने किया था। देखिए बहुत ही मूल्यवान प्रश्न है कि पटना संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और मणिंद्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, बृजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार की राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। ठीक है, चलिए तीसरे मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न देखिए हमारा, कह रहा है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? कौन सा वो आंदोलन था जिसमें बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया? क्या वो चंपारण सत्याग्रह था, या असहयोग आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था? वह जो आंदोलन था जिसमें चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे रहा, जिसमें 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी, मझौलिया इससे प्रभावित थे। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन के सरपंच एक दफ्तर तथा 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला देखते हैं, किसान क्या करे किसने लिखा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। किसान क्या करे किसने लिखी? ये पुस्तक है कि किसान क्या करे,
भाई अब कैसे क्या किया जाए इसमें? तो इसमें ये जो हमारे लेखक जो जिन्होंने किसने लिखी, वो लिखी थी स्वामी सहजानंद स्वामी ने। देखिए स्वामी सहजानंद स्वामी उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इनके बारे में आप विवरण देखिए, आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ सहजानंद स्वामी कितने उस समय के क्रांतिकारी और हृदयपूर्ण व्यक्ति थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। देखिए किसान आंदोलन के जनक, भारत में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती को बताया जाता है। उनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिले में, मृत्यु 1950 पटना में हुआ था। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख है। ठीक है, सभी लोग इस तरह की बातें बोला करते थे। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? देखिए जो सम्मेलन हम आपसे पूछ रहे हैं ये सम्मेलन केवल बिहार से संबंधित होगा। ठीक है, अभी मैं कोई सम्मेलन पूरे भारत स्तर पे नहीं दे रहा हूँ। इसमें केवल सम्मेलन जो पूछा जा रहा है वो बिहार स्तर पर पूछा जा रहा है, जो बिहार में सम्मेलन हुए हैं। तो अब 27वां सम्मेलन कहाँ हुआ था इसके बारे में बताना है। तो किसने की, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की 27वें सम्मेलन की? आर एन मुधोलकर ने 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। मतलब बांकीपुर पटना में एक जगह है, वहाँ पे यह सम्मेलन हुआ था। चलिए यहाँ अगला प्रश्न है हमारा कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इसके बारे में देखिए, C.R. दास। गया अधिवेशन 1922 आपको हमने पहले बताया था। इसी के कारण से 1923 में C.R. दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी इसी अधिवेशन के जस्ट बाद। S.P. सिन्हा ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी घोष। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? C.R. दास ने 1922 में। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? राजकुमार शुक्ल ने। इसके बारे में हमने बात कर ली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए पाटलिपुत्र में, जो आज के समय में पटना कहा जाता है, वो इसका नाम पहले पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? उस समय वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र और सुधर्मन। तो यहाँ पे स्थूलभद्र जैन संगीति के पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। 2019 से पूछा गया है सर। देखिएगा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थूलभद्र ने प्रथम संगीति की अध्यक्षता की थी जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा श्वेतांबर और दिगंबर, देख रहे हैं, श्वेतांबर और दिगंबर जो 2 जैन धर्म के संप्रदाय हैं, जो इनका विभाजन हुआ था। ठीक है, कौन से जैन संगीति में हुआ था? प्रथम जैन संगीति में। उस समय इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अब स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों में कुछ आपस में असमंजस की स्थिति हो गई, क्योंकि इन्होंने भाग नहीं लिया था भद्रबाहु ने इस सम्मेलन में जैन संगीति के। तो इस कारण से क्या हुआ
जैन धर्म का विभाजन हो गया। तो जो जैन धर्म का विभाजन हुआ उसमें जो स्थूल धर्म की तरफ से थे उनका हो गया श्वेतांबर का, जो श्वेतांबर की तरफ से थे, और जो क्या कहते हैं भद्रबाहु थे वो दिगंबर की तरफ से थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अपना 41वां प्रश्न। किस शासन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की? उदयन ने। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न देखिए। लिखा बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? आप अभी पढ़े हैं, किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है, आप इसको दिमाग में सेट करिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद के बारे में आप जरूर जानिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे स्वामी विद्यानंद। देखिए असहयोग आंदोलन में के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली और दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। आधुनिक, देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को, सर गणेश सिंह को, आचार्य नरेंद्र देव को, या कोई नहीं? देखिए इसमें जो आधुनिक, ये याद करने वाली चीज़ें आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आधुनिक बिहार का पिता किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष भी थे, आप जानते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक किया राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। ठीक है, और वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को, बहुत महत्वपूर्ण। आधुनिक बिहार के निर्माता हैं, आधुनिक बिहार के निर्माता। ठीक है, चलो अगला देखो प्रश्न। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया? अभी आपको हमने क्वेश्चन कराया है अभी जस्ट इससे पहले। राम सुंदर सिंह ने, गंगा सरल सिन्हा ने, रामानंद मिश्रा ने। अब तो आप आंसर दे सकते हो, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कराया था। क्या? बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार किसान सभा का। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। सभा में प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए। इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य थे: जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना था, भू राजस्व कम करना था और ऋण को संस्थागत बनाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? अभी इससे पहले जस्ट हमने क्वेश्चन किया है 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? अब बिहार में जो स्वराज दल था उसका गठन किसने किया? देखिए अब देखिए बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया, रामलाल शाह ने किया, बंकिम चंद्र मित्र ने किया, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया, या तो कोई नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ बिहार में स्वराज दल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, का गठन, स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया, श्री कृष्ण सिंह ने। चलिए देख लेते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में, श्री कृष्ण सिंह के बारे में। जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की गई। अब देखिए 1 जनवरी को हुआ था भारत में, और उसके बाद जस्ट 26वें दिन 26 जनवरी को 1923 में ही पटना में भी स्वराज दल की स्थापना कर दी गई।
बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया था। स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण के नेतृत्व में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, अभी बोले थे, का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा, अभी जस्ट पढ़े हो, किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। देखो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन यहाँ फंसना तय है, ये ध्यान रखिएगा। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ लोगों ने मिलकर किया। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो और राजा जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार, सबसे अच्छा प्रश्न कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस 1912 में बिहार, देखिए यहाँ पे इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। ठीक है, 2 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन थोड़ा ऊपर करते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा ऑप्शन आता है 1912 में बिहार की बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, अभी आपको मैंने बताया था कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार प्रांत बना। इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था, महादेव लाल सराफ ने किया था, कुमार मिश्रा ने किया था, सत्यनारायण ने किया था। तो आप ये बता सकते हैं कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था। महादेव लाल सराफ ने किया था। किसका किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं इसका विवरण। देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर के महादेव लाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह का संचालन किया था। ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन? महादेव लाल गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और नमक सत्याग्रह को संचालित किया। कब? 1930 में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अब देखिए यहाँ प्रश्न ऐसा बन रहा है, अब ये क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण आने शुरू हो गए हैं। देखिए ये अभी हम इससे पहले क्वेश्चन पढ़े थे, अब देखिए क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण आना शुरू हो गया है। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, अब ये अंबारी सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, का नेतृत्व किसने किया? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन ने किया, यदुनंदन शर्मा ने किया, स्वामी सहजानंद ने किया और स्वामी योगानंद ने किया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व तो आप जान जाइए किसने किया था। 1939 में बिहार में राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। अब इनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था, इसके बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। इस सत्याग्रह में, अंबारी सत्याग्रह में उन्हें क्या कर दिया गया? झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। राहुल सांस्कृत्यायन को भारतीय यात्रा या वृत्तांत साहित्य का जनक कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, राहुल सांस्कृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत का जनक
भारतीय यात्रा वृत्तांत का जनक कहा जाता था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये मेरा अगला प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे? पाटलिपुत्र में दफन है, राजगीर में दफन है, मुंगेर में जब दफन है, नालंदा में। देखिए हम बिहार को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, उनका दफन कहाँ पे है? नालंदा में। कहाँ पे है? नालंदा में है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम, इसमें हम इसका विवरण देखते हैं। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। अकबर द्वारा उन्हें निर्वासित भी किया गया था, बाहर भी किया गया था, फिर भी उनको वहीं पे दफनाया गया था। आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, चलिए आज का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए क्या दिया है। 1919 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता। देखिए दरभंगा किसान आंदोलन जो है ये विद्यानंद थे। दरभंगा किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो विद्यानंद थे। ठीक है, 1919-20 में। देखिए इसमें दिया नहीं है विद्यानंद का नाम, यहाँ दिया बाबू कृष्ण सिंह, सहजानंद स्वामी, बाबू ब्रजकिशोर, बाबू रामदयालु। इनमें से कोई नहीं होगा, ये इसमें से कोई नहीं होगा। इसका हम विवरण देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसका विवरण देख लेते हैं। स्वामी विद्यानंद 1920 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदारी दरभंगा राज पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर जिला तक फैल गया था। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया 1922 ईस्वी में। ठीक है, कालांतर में महाराज द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया। यह आंदोलन फिर बाद में क्या हो गया? शिथिल पड़ गया। दरभंगा आंदोलन, अब ध्यान रखिएगा, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, 1919-20 में। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। प्यारे बच्चों, आप इसी तरह डेली का डेली, अगर आप यह जो आपको हम बता रहे हैं इस क्वेश्चनों का अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लिए तो मैं आपको बताता हूं कि बिहार के अध्यापक भर्ती में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि बड़े ही आसानी से बिहार और सामान्य जीके का प्रश्न आप कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।